ठीक, आइए। तो हम कल कहां तक देख लिए थे? मुख देख लिए थे, दांत, जीभ, लार ग्रंथि देख चुके थे, ग्रास नली भी हो चुका था। अब क्या देखना है? अमाशय। ठीक है ना? अमाशय यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे, इसलिए हम बना देते हैं यहाँ पे, सही रहेगा। क्या हुआ? अमाशय, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट बोलते हैं। ठीक है ना? यदि हम बात करें अमाशय का, अमाशय कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। अमाशय का 3 भाग, अमाशय का कितने भाग होता है? 3 भाग होता है। पहला, 1 नंबर कौन सा होता है? कार्डियक, कार्डियक होता है। दूसरा फॉन्डिक, या फुंडिक भी वैसे बोलते हैं। ठीक है ना? फॉन्डिक। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? पाइलोरिक हो जाएगा, पाइलोरिक। तो पहला कौन सा हो गया? कार्डियक। पेट का जो अमाशय होता है, अमाशय का 3 भाग, 1 नंबर ये वाला दिख रहा है कार्डियक। क्या है? कार्डियक। दूसरा फॉन्डिक, दूसरा कौन सा हो जाएगा? फॉन्डिक। और तीसरा पाइलोरिक, तीसरा कौन सा हो जाएगा? पाइलोरिक। और ध्यान रखिएगा यहां जो है ना, पेट का पहला भाग कार्डियक में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। एक अम्ल पाया जाता है, कौन सा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना? अभी हम बात करें अमाशय का, बताइए अमाशय जो होता है किस उत्तक का बना होता है? हाँ, एपिथेलियम टिश्यू, हिंदी में बोलेंगे तो स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उत्तक का बना होता है, स्तंभाकार उत्तक का बना होता है। समझ रहे ना? यदि पूछा जाए कि बताइए अमाशय जो होता है किस उत्तक का बना होता है? स्तंभाकार उत्तक, इंग्लिश में एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। और अमाशय कितने भाग? 3 भाग, कार्डियक, फॉन्डिक, पाइलोरिक। और कार्डियक वाला भाग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। बताइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल हुआ, दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल होता है। ठीक है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? प्रबल अम्ल हो गया। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 1। ऐसे पेट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? इसका पीएच कितना हो जाएगा? पीएच हो जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत? अमाशय 3 भाग हो गया, कार्डिक, फॉन्डिक, पाइलोरिक। और कौन उत्तक? स्तंभाकार उत्तक का बना होता है। और पहला भाग में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? हम जानते हैं जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली से सीधा भोजन कहां आता है? पेट में, अमाशय में आता है। ठीक है ना? यहां से भोजन कहां आता है? अमाशय में आता है। अब देखिए यदि हम जल्दीबाजी में भोजन करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है? कीटाणु नहीं मरता है। आप ही देखें गांवों सब में कुछ लड़का ऐसा होता है जो बात से समझ जाता है, एक आध थाप देते समझ जाता है, कितना होता है बढ़िया से पीटना पड़ता है। वही हुआ, कितना जीवाणु ऐसा होता है वो मुंह में खत्म नहीं होता है। उसके लिए यहाँ पे कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ रहे ना? कितना पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना? इसका इंतजार कर रहा होता है। आइए यहाँ पे, यदि वहां बच गए, आइए यहाँ पे नहवाते हैं बढ़िया से। यहाँ पे नहवा क्या करते हैं? उसको, भोजन को, भोजन में उपस्थित जीवाणु कीटाणु क्या करता है? नष्ट करता है। मतलब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला काम क्या हो गया? भोजन में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव होता है जो हमको नुकसान कर सकता है उसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। हम बोल सकते हैं पहला काम इसका, HCl का जो काम होता है, इसका जो कार्य होता है, कार्य भोजन में उपस्थित, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, नष्ट करना। समझ रहे ना? पहला काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल को एसिड बोलते हैं। समझ रहे ना? एसिड क्या करता है? भोजन में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव था उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। दूसरा क्या करता है? भोजन को अम्ल बना देता है। देखिए एसिड मतलब अम्ल, अम्ल है तो अम्ल ही बनाएगा ना। तो भोजन को अम्लीय बनाना, अम्लीय बनाता है, अम्ल बनाता है। समझ गया ना?
यदि अम्ल है तो अम्लीन बनाएगा। यदि कोई बच्चा अच्छा है उसके साथ कोई आगे तो अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, और खराब है तो अच्छा बनाएगा, खराब ही बनाएगा। वही बात है, जैसा है वैसा बनाएगा। तो ये काम समझ गया। तीसरा देखिए क्या होता है, हम जानते हैं हमारे अमाशय होता है, अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है। अमाशय में जो होता है, अमाशय में कौन ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि। इससे क्या निकलता है? जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस, जठर रस। जठर ग्रंथि से बोलेगा क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। ये जो पेट का 3 भाग है, यहाँ जो पेट का 3 भाग है, कार्डिक, फॉन्डिक, पाइलोरिक, इसमें ऊपर वाला क्या हो गया? अम्ल हो गया। यहां से जो होता है, यहां से देखिए यहाँ पे निकलता है, यहां से निकलता है पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन। एक निकलता है रेनिन, ठीक है ना। पहला भाग तो हो गया, एसिड भरा हुआ रहता है। दूसरा यहाँ पे रूजी नामक संरचना होता है। यहाँ पे जो भूख लगने पे क्या होता है? चुभता है। बोलते हैं पेट में जो है ना बिलिया कूद रहा है तो चूहा कूद रहा है नहीं बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यही होता है। यदि इसको जब तक खाना दे रहे हैं तब तक तो सही है। हम जानते हैं अमावस्या में भोजन कितना देर तक छाड़ता है? 4 घंटा, 3 से 4 घंटा। 4 घंटा विश्राम करता है, 4 घंटा, 3 से 4 घंटा बोल सकते हैं विश्राम करता है। विश्राम करना समझ रहे हैं? आराम करता है। और 3 से 4 घंटा के बाद ही भूख लगता है, ठीक है ना। सही से देखा जाए तो हम क्या बोले, जब हम खाना खाते 3 से 4 घंटा अमावस्या में रहता है, यहाँ पे इंतजार कर रहा था, यहाँ पे बढ़िया से इसका जो भी होता है, हम जानते हैं मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पेट में प्रोटीन का, पेट में प्रोटीन का पाचन चालू हो जाता है, ठीक है ना। आराम से आराम कर रहा होता है। जैसे ही यहां से निकलता रवाना होता है आगे, तब क्या हो जाता है? भूख लग जाता है, ये चुभने लगता है। और यहाँ तीसरा वाला भाग कौन सा? कार्डियक, फॉन्डिक, ये क्या होगा? पाइलोरिक। पाइलोरिक किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से। इसके बाद अब छोटी आंत आएगा इस टाइप से, छोटी आंत से जुड़ा रहता है। बोलेगा पेट का कौन सा हिस्सा जो होता है छोटी आंत से जुड़ा होता है? पाइलोरिक। कौन सा जाएगा? कार्डिक, फॉन्डिक, पाइलोरिक। ग्रास नलिस कौन जुड़ा रहता है? कार्डियक, ठीक है ना। बीच वाला हिस्सा कौन कौन हो गया? फॉन्डिक। और तीसरा वाला पाइलोरिक, ये किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत। यहीं से निकलता है पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन देखिए कैसा होता है जानते हैं? पेप्सिन होता है, ये दोनों जो होता है निष्क्रिय होते हैं, ये दोनों निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। मतलब हम बोल सकते अपने दादा निकम्मा बच्चा है, काम नहीं करता है, लेकिन उसका इलाज क्या होता है? उसका गार्जियन लाठी उठा ले तुरंत काम कर ले ना होता है, बोलता है हाँ बताइए क्या करना है। वही बात हुआ, ये आराम से बैठा रहता है, कोई काम ही नहीं कर रहा होता, निष्क्रिय होता है। अब इसको सक्रिय कौन बनाएगा? एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि इसको क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कैसा बनाता है? सक्रिय बनाते हैं। सक्रिय, सक्रिय मतलब क्या हो गया? अब काम करेगा। पहले निष्क्रिय था, आराम से बैठा हुआ था, जैसे एसिड लगा, एसिड जानते कितना खतरनाक होता है, नहीं करेगा काम, तुरंत भी करेगा। हम बोलता है बताइए अब क्या करना है, तुरंत बोलता है ठीक है, दोनों काम सौंप दिया। क्या कर दिया? देखिए आप यहाँ पे ये जो होता है पेप्सिन का काम क्या होता है? पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पचाना, सर है ना। ये जो पेप्सिन है किसको पचाता है? प्रोटीन को, प्रोटीन को। तो पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टॉन में, ठीक है ना, पेप्टॉन में बदल देता है, पेप्टॉन। और जो रेनिन निकला था, रेनिन, ये किसका पाचन करता है? रेनिन करता है दूध का पाचन, ठीक है ना। किसमें बदल देता है? दूध को, दूध को किसमें बदलता है? उल्टे लिख दे क्या? दूध को किसमें बदलता है? दही में। रेनिन का काम क्या होता है? दूध को दही में बदलना। और बच्चे में जो होता है रेनिन ज्यादा होता है। एक बच्चा तो जब बचपन होता है तो दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, उसके अलावा खाना वो खाता नहीं है, उसको क्या चाहिए? ज्यादा रेनिन चाहिए। तो बच्चा में यदि पूछेगा सबसे ज्यादा रेनिन किसमें बनता है? बच्चा में बनता है। बच्चा में रेनिन ज्यादा बनता है ताकि दूध को सही से पचा सके। और जब बूढ़ा हो जाता है, जब बूढ़ा यदि बोले सबसे कम किस अवस्था में? वृद्ध अवस्था में। बूढ़ा जब हो जाता है उसमें कम बनने लगता है, इसीलिए उसको दूध नहीं डायरेक्ट बोलता है दही खा लीजिए। क्या कि इसका काम क्या होता है? दूध को दही में बदलना। आप देखेंगे बच्चा जैसे दूध पीता है, यदि थोड़ा जोर से दाब दीजिए उधर से दही निकल जाता है, मतलब दूध को दही में पचा देता है। कौन? रेनिन नहीं करता है। तो समझ गया? कभी कभी दूध यहाँ पे देवे नहीं करता है, वहां देता है केसिन,
अब समझिए, दूध में कौन प्रोटीन? केसिन। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में दूध ही नहीं आएगा, बोल देगा निम्नलिखित में किसको रेनिन पचाता है, वहां पर दूध नहीं दिया रहेगा लेकिन केसिन दिया रहेगा। समझ लो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसिन प्रोटीन। लेकिन बताइए दूध दही जो होता है इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दही में 8 टांग वाला लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। आमाशय। अब बताइए ये जो अमाशय हुआ, अमाशय सब कहां भोजन जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत कुछ इस टाइप से रहता है, 3 भाग होता है छोटी आंत का ना, 3 भाग। एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा वाला ये हो गया। यहां से रवाना होगा इधर। लेकिन अब देखिए होता क्या है, यहां क्या होता है? अग्नाशय। इधर अग्नाशय होता है, इस साइड लीवर होता है, इस साइड, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये अग्नाशय जो है, यदि हम बात करें अग्नाशय का, अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं। और जानते हैं अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय बुलाता है मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय कौन सा ग्रंथि बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। वजह जानते हैं मिश्रित ग्रंथि में क्यों बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, यदि किसी ग्रंथि से, हम जानते हैं एंजाइम हार्मोन कहां से निकलता है? ग्रंथि से। यदि बात करें हार्मोन निकल रहा है, हार्मोन, एक निकलता है हार्मोन, एक निकलता है एंजाइम। एंजाइम, हार्मोन हमेशा निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ध्यान रखिएगा, हार्मोन जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि से। और एंजाइम निकलता है हमेशा बाह्य स्रावी ग्रंथि। समझ रहे ना क्या बोल रहे हैं? हार्मोन कहां से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, और एंजाइम बाह्य स्रावी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, फेमस क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। बाह्य स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है। लेकिन अग्नाशय दोनों निकलता है, मतलब दोनों जैसा काम कर देता है। अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा भी काम करता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा भी काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित ग्रंथि बुलाया जाता है, मिश्रित ग्रंथि। और यहां से देखिए यहाँ पे ये जो अग्नाशय होता है किस कोशिका बना होता है? अग्नाशय में कौन सा कोशिका होता है? लैंगर हैंस की द्वीपिका, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोशिका होता है उसको बोलते हैं लैंगर हैंस की द्वीपिका। सुने ना, अग्नाशय की कोशिका क्या बोलते हैं? लैंगर हैंस की द्वीपिका, लैंगर हैंस की द्वीपिका बोलते हैं। और ये जो है 3 कोशिका से मिलकर बना होता है, 3 कोशिका, लैंगर हैंस की द्वीपिका 3 कोशिका से मिलकर बना होता है। एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, और एक होता है डेल्टा सेल, ठीक है। एक हो गया अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ये देखिए अल्फा जो सेल होता है इससे क्या निकलता है? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन। और डेल्टा सेल से निकलता है सोमेस्ट्रीन, सोमेस्ट्रीन। इसका काम क्या होता है? जो डेल्टा सेल से निकल रहा है सोमेस्ट्रीन, इसका काम होता है इन दोनों को उत्तेजित करना। मतलब इसको बोल रहे रे निकालो ग्लूकागोन, निकालो रे, कौन बोलने काम कर रहा है? मतलब इसका काम है इन दोनों को उत्तेजित करना। नहीं कभी कभी होता है कि घरों बोलता है काम करने का मन नहीं आता है, 2-3 को सिस्टर दे करन काम करन, होता है ना। हाँ तो वही यहाँ पे है, यहाँ जो है सोमेस्ट्रीन क्या करता है? इसको बोलता है निकालो ग्लूकागोन, निकालो रे, इसको बोलता है निकालो इंसुलिन। बीटा सेल का बोल रहा है यहाँ पे, ये जो सोमेस्ट्रीन होता है इसको उत्तेजित कर रहा है कि निकालो इंसुलिन निकालो, ठीक है ना। और हम जानते हैं यदि हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गया तो कौन सा रोग? मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। हमारे शरीर में यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गया क्या धर लेगा?
डायबिटीज मतलब इंसुलिन की कमी से, अरे देखिए इंसुलिन इंसुलिन के अधिक शरीर में कमी हो गया, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग धर लेता है? मधुमेह। कौन सा धरता है? मधुमेह, जिसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज भी बोलते हैं, मधुमेह की बोलते हैं डायबिटीज, इसी को बोलते हैं चिन्नी बीमारी, इसी को बोलते हैं शुगर। इंसुलिन कमी हो गया तो मधुमेह। बताइए इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जिंक। इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसमें कौन सा तत्व होता है? जिंक होता है, ठीक है ना। और बताइए इंसुलिन का खोज किसने किया था? इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट ने, मतलब बेटिंग जो बेस्ट कर रहा है, बेटिंग एवं बेस्ट, बेटिंग एवं बेस्ट ने किसका खोज किया था? इंसुलिन का। इंसुलिन कहां से निकलता है? बीटा सेल से। कहां से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो गया? मधुमेह। कौन सा तत्व? जिंक। इंसुलिन का खोज किसने किया था? बेटिंग एवं बेस्ट। तो मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो मधुमेह दिवस दिख रहा है ना? वीडियो क्वालिटी सही है, देखते रहिएगा। तो 14 नवंबर, कब? 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मधुमेह दिवस क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों काम क्या होता है। इंसुलिन का मेनली काम होता है, इंसुलिन का काम होता है, एक मिनट, ये क्या करता है? ग्लूकोज को किस में? ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन ही बदलता है, ठीक है ना। तो समझ गया ना, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला कितना होता है? C6H12O6। बताइए ग्लूकोज में कार्बन क्या हुआ है? 6 हुआ, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? इंसुलिन। और ये हमें कब काम देता है? उपवास में। जब हम उपवास करते हैं, सोमवारी मंगलवारी करते हैं ना, वहां पे चीजें काम देता है। और बताइए यदि बोलेंगे हमारे शरीर में जो भोजन होता है किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन। किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। कहां होता है? लीवर में। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में भोजन लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। और जब उपवास करते हैं ग्लाइकोजन को डायरेक्ट हम ग्रहण नहीं करते, हमारा शरीर डायरेक्ट ग्लाइकोजन को ग्रहण नहीं करता है, फिर उसको ग्लूकोज में बदलना जरूरी होता है। अब बताइए फिर से ग्लूकोज में ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कौन बदलता है? यही ग्लूकागॉन। हाँ, ग्लूकागॉन बदलता है। समझ गया ना। ग्लूकोज को यदि बोलेगा ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। कौन बदलता है? इंसुलिन। और यदि बोलेंगे बताइए फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकागॉन। कौन बदलता है? ग्लूकागॉन। देखिए अग्नाशय से जो है, अग्नाशय से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक एंजाइम, ठीक है ना। अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है, पूर्ण पाचक एंजाइम, समझ ना। अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है। हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? अब बताइए क्या लगता है? हम जानते हैं मुंह में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है, लेकिन हम स्पीड में जो खाते हैं जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है, वहां पे सही पाचन हो नहीं पाता है, इसीलिए उसका पाचन कहां होगा? अग्नाशय जो निकलता है क्या क्या निकलता है? अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है? एलएटी लेट है, ठीक है ना। एल से क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। समझ गए ना। अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है, कौन कौन सा? शॉर्टकट ट्रिक है लेट, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। अग्नाशय से क्या निकलता है? पूर्ण पाचक एंजाइम जो पूरी तरीके से पचा दे,
हम जानते हैं लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज जो होता है किसका पाचन करता है? वसा का। ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है वसा का पाचन, वसा का पाचन। और एमाइलेज किसका पाचन करता है? स्टार्च, चोकर का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट। और ध्यान रखिएगा ये जो एमाइलेज है ना हम लोगों की अपेक्षा जानवर में कम होता है। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही चालू हो जाता है, इसीलिए चबा चबा खाना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्पीड में खा लेते हैं। चलिए हम लोगों में तो पाया जाता है अग्नाशय निकल जाता है, उसका पाचन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जानवर में ही बहुत कम पाया जाता है, जिसके कारण वो खा करके गाली करते रहते हैं। ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो एमाइलेज हो गया। और ट्रिप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन का पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। देखिए तीनों का पाचन कर दिया ना, इसीलिए इसको बोला गया पूर्ण पाचक एंजाइम। ठीक है ना। अभी बोले पूर्ण पाचक एंजाइम कहां से निकलता है? अग्नाशय से। कौन कौन? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या क्या? वसा का पाचन। और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन। और ध्यान रखिएगा ये लाइपेज वसा का पाचन ऐसे नहीं कर दिया, इसका भी नाटक था। इसका नाटक अलगे है, क्या हम जानते हैं पेट में जो भोजन आया वो कैसा है? अम्लीय। और ये अलगे नखरा कर रहा है अग्नाशय से निकला हुआ लाइपेज कि नहीं हम नहीं पचाएंगे, अम्ल नहीं पे, हमको चाहिए छाड़ी। आप ही सब देखे होंगे ना, होता है कभी घर में खाना बन गया, नहीं हम नहीं खाएंगे, हमको बना के दो, ये खाएंगे। वही नाटक कर रहे हैं, समझ रहे ना। ये बोल रहा है लाइपेज हम वसा पाचन नहीं करेंगे, हमको चाहिए क्षारीय भोजन। अब क्षारीय कहां से देगा? तब बगल से लीवर होता है, बोलता टेंशन मत लो, यहां से हम भेज रहे हैं। तो पीत रस भेजता है, तब जाके पचाता है। ठीक है ना, समझ गया ना। तो लाइपेज वसा पाचन करके किसमें बदल देता है? वसा अम्ल और गिल्सरॉल, वसा अम्ल और गिल्सरॉल। और एमाइलेज, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज। ठीक है ना। उसके बाद ट्रिप्सिन, अब हम जानते हैं पेप्टोन में बदला था ना, ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करके पेप्टाइड में बदल देता है। लास्ट में जाके इरेप्सिन आएगा तब एमिनो में बदलेगा। प्रोटीन का पाचन बहुत ही थोड़ा रेयर होता है। ठीक है ना। पहले पेप्सिन पचाता है पेप्टोन में, फिर ट्रिप्सिन आता है, ट्रिप्सिन आया यहाँ पे, तब पेप्टाइड में बदलेगा, तब लास्ट में छोटी आंत से इरेप्सिन आता है, तब जाके एमिनो में बदलता है। ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं लीवर का। लीवर, हाँ, लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। अब देखिए जो लीवर होता है शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, अपना शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? समझ गया ना। यदि आप लोगों से पूछा जाए बताइए शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? लीवर। कौन हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। ठीक है ना। कौन हो जाएगा? लीवर। यहां लिख देते हैं लीवर 1.5 kg। और यदि बोलेगा सबसे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, आंतरिक अंग क्या हो जाएगा? लीवर। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होगा? लीवर। बाह्य स्रावी ग्रंथि है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। लीवर क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि है। अब बताइए यदि हम बात करें, यदि कोई जहर खा लिया, यदि कोई जहर खा लिया तो पोस्टमार्टम में किसका जांच होता है? लीवर का। लीवर से ही पता किया जाता है कि जहर खाया क्या खाया है। ठीक है ना। तो जहरीला पदार्थ या जहर बोल सकते हैं, जहर को खाने के बाद तो पोस्टमार्टम जो होता है किसके द्वारा जांच होता है? लीवर से ही जांच किया जाता है। ठीक है ना। और यदि हम बात करें आगे यदि हम बात करें, ये हो गया ना शराब पीने से, जो शराब समझते हैं ना, शराब पीने के बाद या बोल सकते हैं शराब से प्रभावित अंग बताइए क्या होगा? तो लीवर ही हो जाएगा। ठीक है ना। वो भी जहरीले हुआ ना,
एक प्रकार का जहरी व शराब, ठीक है ना। आइए, तो समझ गया ना। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर, बाह्य स्रावी ग्रंथि लीवर हुआ, और जहर को खाने के बाद जो पोस्टमार्टम किया था किसका, लीवर का, और इसी से जांच होता है। शराब से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। बताइए, लीवर के कोशिका से, लीवर के कोशिका से, कोशिका से किसका श्रावित होता है, मतलब क्या श्रावित होता है, लीवर के कोशिका जो श्रावित होता है क्या होता है, पीत रस, पीत रस। लीवर के कोशिका से क्या श्रावित होता है, पीत रस। बताइए, लीवर किस कोशिका का बना होता है, हिपेटिक सेल से, हिपेटिक कोशिका। लीवर जो होता है हिपेटिक कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। लीवर हिपेटिक कोशिका, हिपेटिक कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। और इसी में क्या धर लेता है, हम जानते हैं यदि यहाँ पे बिल्डुबिन की मात्रा बढ़ जाए धर लेता है पीलिया बीमारी, पीलिया उसी को बोलते हैं जॉन्डिस। पीलिया में क्या होता है, पूरा शरीर पीला हो जाता है, ठीक है ना। पीलिया, जॉन्डिस उसी को बोलते हैं हेपेटाइटिस, मतलब इसी में बीमारी कौन सा हो जाता है, पीलिया, जॉन्डिस इसी को बोलते हैं जॉन्डिस, और इसी को बोलते हैं क्या, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। बताइए, यूरिया का निर्माण कहां से होता है, लीवर से ही होता है। यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण कहां से होता है, लीवर, मतलब लीवर में यूरिया का क्या होता है, निर्माण होता है। बताइए, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। फिर बताइए, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46, कितना प्रतिशत होता है, 46%। समझ रहे हैं ना। बताइए फिर से, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर हो जाएगा। लीवर क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। जहर को खाने के बाद पोस्टमार्टम किसके होता है, लीवर का। और श्राव से प्रभावित अंग लीवर, लीवर के कोशिका से क्या निकलता है, पीत रस। पीत रस का जो श्रावण होता है कहां से होता है, लीवर के कोशिकाओं से होता है। और लीवर का कोशिका का नाम क्या है, हिपेटिक कोशिका, हिपेटिक कोशिका। और इसमें क्या धरता है, पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। इस रोग में क्या होता है, पूरा शरीर क्या होता है, पीला हो जाता है। इसमें क्या होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है ना। और यूरिया का निर्माण कहां होता है, लीवर में। कहां होता है, लीवर में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, NH2CO NH2। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78, ठीक है ना। आइए, हाँ क्या बोल रहे थे, पीत रस निकला था ना। आइए पीत रस को थोड़ा देखते हैं। पीत रस, हाँ तो पहला पीत रस कहां से निकला था, लीवर से, लीवर से निकलता है। जमा कहां होता है, पीत रस जमा होगा पित्ताशय में। पीत रस जो जमा होता है पित्ताशय में जमा, पित्ताशय में जमा हो जाता है। जिस तरह अंडाणु निकल के कहा जमा होता है, अंडाणु कहां पे होता है, अंडाशय में, ठीक है ना। उसी तरह मूत्र मूत्राशय में, ठीक है ना। और पीत पित्ताशय में। आगे देखिए, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अब बताइए, यदि किसी का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से कम होता तो अम्लीय, यदि 7 रहेगा तो उदासीन। इस 7 से अधिक इसका पीएच वैल्यू है, बताइए क्या होगा, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, क्षारीय। कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्षारीय। और पीत का काम क्या होता है, पीत का मेनली काम क्या होता है, जो अम्ल कायम था, याद रखिए। जिस तरह मुंह में भोजन को हम क्या बोले थे, बोलस। मुंह में भोजन को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, बोलस। तो पेट में क्या बोलेंगे, पेट में यहां बोलते हैं काइम, काइम बोलते हैं। और छोटी आंत में, छोटी आंत में क्या बोलेंगे, छोटी आंत में बोलते हैं चाइल,
छोटी आंत में चाइल बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। मुंह में भोजन को बोलते हैं बोलस, पेट में काइम, छोटी आंत में चाइल। मुंह में बोलस, पेट में काइम, छोटी आंत में चाइल। मतलब वो जो उल्टी आता है, बुलेटिन जिसको बोलते हैं, वो जो आता है वो हो गया काइम। मुंह से निकाले हैं वो हो गया बोलस, ठीक है ना। छोटी आंत तो चाइल हो गया। तो इसका नेचर कैसा हो गया, क्षार। और यही क्या करता है, जो पेट में अम्ल भोजन था, नाटक कर रहा था हम अम्ल वाला नहीं पचाएंगे, तो अम्ल भोजन को, अम्ल कायम को समाप्त करके उसको क्या बनाता है, क्षारीय बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम हम बोल सकते हैं इसका, क्या करता है, अम्ल कायम को, अम्लीय कायम, कायम क्यों बोले समझ रहे ना, पेट में जो भोजन है उसी को बोलते हैं कायम। अम्ल कायम को, जो अम्लीयता होता है को समाप्त कर कैसा बनाता है, क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है। और यदि देखें और क्या करता है, और जो इसका काम हो जाएगा, वसा को क्या करता है, पैसीकृत, मतलब तोड़ता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, ठीक है ना। वसा को पैसीकृत, यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए वसा को पैसीकृत कौन करता है, पीत करता है, ठीक है ना। पैसीकृत या इसी को बोलते हैं इमल्सीकृत, इमल्सीकृत करता है, तो समझ गया ना। तो लीवर से निकलता है, पीत रस जमा का होता है पित्ताशय नमक थैली में, इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक। कैसा नेचर होता है, क्षारीय होता है। और ये क्या करता है, आम्ल कायम को समाप्त करके उसको कैसा बनाता है, क्षारीय, ताकि इसको सही से लैपेज इसका पाचन कर सके। और ये तो मुंह में भोजन क्या बोलते हैं, बोलस, पेट में कायम, छोटी आंत में चाइल। और वसा को पैसीकृत या इमल्सीकृत कौन करता है, पीतरस, कौन करता है, पीतरस। चलिए यहां तक हो गया। अब छोटी आंत, तब बड़ी आंत, बस काम खत्म हो गया, ठीक है ना। आइए छोटी आंत, हाँ तो बताइए छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग। एक ही हो गया, दूसरा ही, तीसरा ही, ठीक है ना। शॉर्ट को ट्रिक क्या है, डीजे आई, ठीक है ना। डी हो गया, डीजे आई। तो डेडुनम, डेडुनम के दूसरा नाम क्या है, ग्रहणी, इसी को बोलते हैं ग्रहणी। दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम हो जाएगा। तो छोटी आंत के कितने भाग हो गया, 3 भाग। तो डीजे, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। लेकिन मेनली काम किसका होता है, मैन काम इसका होता है, इलियम का होता है, ठीक है ना। तो दो गो तो ऐसे है, एक पर ना तो रास्ता प्रदान कर रहा है, मतलब आगे बढ़ा रहा है, ठीक है ना। मेनली काम इलियम का होता है, क्या इसी में क्या पाया जाता है, बिलाई नमो संरचना पाया जाता है, उंगली नमो संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिलाई भी बोलते हैं। बिलाई काम क्या होता है, अवशोषण करना। ऐसे देखिए बिल्ली का काम क्या होता है, दूध को अवशोषण करना, पीना, वही इसका अवशोषण करने का काम होता है। अच्छा पहले बताइए, छोटी, हम बताए थे आहार नाल का सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग कितना मीटर का होता है, 6 से 8 मीटर। आहार नाल का कुल लंबाई कितना बताया, 8 से 10 मीटर। बताइए 8 से 10 मीटर आहार नाल का लंबाई था, उसमें खाली 6 से 8 मीटर ये होते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या हो जाएगा, छोटी आंत, कितना होता है, 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर होता है, ठीक है ना। और हाँ, भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से भोजन का अवशोषण यहीं पे छोटी आंत में होता है। अरे बोलेंगे भोजन का पूर्ण पाचन, पूर्ण रूप से अवशोषण, पूर्ण रूप से अवशोषण, कहां आता है, छोटी आंत। यदि ऑप्शन में छोटी आंत ना हो तो इलियम,
ज्यादातर इलियम ही दिया रहता है, इलियम। तो पहले क्या बोले हैं, छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जजुनम, इलियम, ग्रहणी, जजुनम, इलियम, ठीक है ना। और ग्रहणी किससे जुड़ा होता है, पेट से। और जो मेनली काम होता है किसका होता है, इलियम का। इलियम में जो अंगुली नुमा संरचना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलाई। इसका काम क्या होता है, भोजन को पूर्ण रूप से जो मेन चीजें होता है उसको अवशोषण करना। ऐसे नहीं जाने देगा, मेन जो चीजें होता है उसका अवशोषण करने का काम कौन करता है, इलियम करता है। इसीलिए यदि बोलेगा पूर्ण रूप से भोजन का अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण, पचा होना चाहिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां होता है, इलियम में। कहां होता है, इलियम में होता है। तो समझ गए यहां तक। अब बताइए आप सब, एक होता है मांसाहारी, एक होता है शाकाहारी। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी, और जो शाक का आहार करता है शाकाहारी। हम बोल सकते हैं ज्यादा बड़ा किस में होगा, मांसाहारी में। मांसाहारी एक होता है मांसाहारी, एक हो जाएगा शाकाहारी। शाकाहारी में ले लीजिए जानवर को जो घास उस खाता है, ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा, शाकाहारी। मतलब छोटी आंत ज्यादा बड़ा होगा शाकाहारी में। जो जानवर से होता है आपको पता होना चाहिए, जो सेल्यूलोज होता है, पता है ना सेल्यूलोज, सेल्यूलोज पेड़ पौधा जो कोशिका भित्ति बना होता है, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। किसका, सेल्यूलोज का बना होता है। और उसको पचाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब आदमी तो नहीं पचेगा, इसमें वो एंजाइम नहीं है जो उसको पचा सके, वो जानवर में होता है। और शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज का पचाना बहुत मुश्किल वाला बात होता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, छोटियां थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना, ताकि यहां से घरकते जाएगा, धीरे धीरे पाचन होते जाइएगा। समझ रहे बात को ना, वही होता है। तो मांसाहारी से बड़ा शाकाहारी में क्या होता है, छोटी आंत होता है। क्यों होता है, समझ गया, क्या उस जो होता है घास उस खाता है, घास में होता है सेल्यूलोज, और उसको पचाना मांस से ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है ना। आइए लास्ट बचा है बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब देखिए तो क्या बोले, ये जो था, ये इस टाइप से, ये छोटी आंत था, और इसके जो चारों तरफ होता है, ठीक है ना। यहां जैसे है, ये क्या हो गया, बड़ी आंत। आदि बोलेगा व्यास के आधार पर, व्यास मतलब मोटाई के आधार पर सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, ठीक है ना, मोटाई, या बोल सकते हैं व्यास के आधार पर, व्यास के आधार पर तब कौन हो जाएगा, बड़ी आंत। कौन हो जाएगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितने भाग होता है, बड़ी आंत का 3 भाग, 3 भाग होता है। एक कौन सा हो गया, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। और हमारे शरीर का अवशेषीय अंग क्या होता है, अवशेषीय अंग बताइए, अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। हमारे शरीर का अवशेषीय अंग क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स। बड़ी आंत का कितने भाग हो गया, 3 भाग। कौन कौन सा, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। और मोटाई के आधार पर कौन हो जाएगा, बड़ी आंत ही हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, यदि बोलेगा भोजन तो यहां पे पच गया, पूर्ण रूप से पचे हुए भोजन का अवशोषण हो चुका है। अब क्या है, जो चीज नहीं पचा मतलब अपचा, अपचा भोजन कहाँ आएगा, बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां से ऐसे ऐसे आकर के यहाँ पे रेक्टम में, यही है रेक्टम। रेक्टम इसी को हम बोलते हैं मलाशय, मलाशय, ठीक है ना। इसी के रेक्टम बोलते, इसी को मलाशय बोलते हैं। यहाँ पे भोजन क्या होता है, वह पचा भोजन जमा रहता है। लेकिन जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में, ठीक है ना। यहाँ पे जल का क्या हो जाता है, अवशोषण, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में। कहाँ होता है, बड़ी आंत में, समझ गए। और लास्टली कहाँ आता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ भोजन जमा होता है रेक्टम में, और लास्ट में
इसके द्वारा मल का निकास कर दिया जाता है। और जानते यहाँ पे एक जीवाणु पाया था, ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है, बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम बता सकते कोई? ई कोलाई नामक जीवाणु, ई कोलाई नामक जीवाणु, ध्यान रखिएगा। बड़ी आंत में एक जीवाणु पाया था जिसका नाम क्या था? ई कोलाई। ई क्या करता है? मल को खाता है और कुछ विटामिन ही देता है। मतलब मल को खा रहा है और विटामिन दे रहा है। विटामिन कौन कौन सा देता है? ई विटामिन देता है B2, B1, B2, B12 हो गया, के हो गया, ये सभी विटामिन दे रहे हैं। बताइए, यदि हम बताए थे ऐसा यदि कंडीशन, उसको इस संबंध को हम क्या बोलते हैं? जिस तरह बताते हैं शैवाल और कवक में, यहाँ पे सहजीवी संबंध इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना? सहजीवी संबंध बोलते हैं। समझ रहे ना? मतलब मल को खा रहा है, जीवाणु जो होता है मल को खाता है और हमको विटामिन प्रदान कर रहा है। B1, B2, B12 और के जो होता है प्रदान कर रहा है, मतलब दोनों, वो खा रहा है जितना उतना दे भी रहा है। इसका मतलब इस संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध। हमारे शरीर में जो पाचन होता है कितने चरणों में पूर्ण होता है? 5 चरणों में। 5 चरणों में पूर्ण होता है, 5 चरणों में। पहले बताइए, पहले हम क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण, मतलब मुंह में जो खाना डालें यहां से क्या होता है? अंदर होता है। अंतर्ग्रहण, 1 नंबर हो गया अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अब उसका क्या होगा? पाचन होगा। पहले अंदर लिया अंतर्ग्रहण, फिर उसका होगा पाचन। तो पाचन, जब पाचन हो जाएगा तब उसका क्या होगा? अवशोषण, मेन चीजों को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना? तीसरा होगा अवशोषण। चौथा, अब उसका क्या होगा? स्वांगीकरण होगा, ठीक है ना? कहां जाना चाहिए, जैसे देखे होंगे, यदि हम जब भी खाना खाते हैं, आप देखेंगे नींद आता है, कभी गौर किए हैं? जब हम खाना खाते हैं तो नींद आने लगता है। वजह क्या होता है? जैसे हम खाना खाते हैं सभी एनर्जी जहां मतलब मेनली जो एनर्जी कहां चाहिए? यहां चाहिए। अब पचाना चालू करेगा, तो पचाना चालू करेगा तो एनर्जी चाहिए, सभी एनर्जी यहां पा जाता है। जैसे एनर्जी आता है, यहाँ एनर्जी खत्म हो गया, अब नींद आने लगता है। तब हम खोजने लगते हैं कहाँ पे बिस्तर है, सोना होता है। तो समझिए नींद कैसे आता है? यहाँ पे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, चौथा क्या होता है? स्वांगीकरण, और लास्ट में क्या हो जाता है? मल परित्याग। समझिए ना? ये 5 चरणों में भोजन का पाचन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। यहाँ आपका ये पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब चलेगा श्वसन फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे सांस लेते हैं, कैसे आदमी बेहोश हो जाता है, मतलब ये सभी जो है वो आप देखेंगे। आज यहीं तक रहने दीजिए, उसके बाद कल मिलते हैं आप।